हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम के आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बीआरएस के बारे में। बीआरएस यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है, अकाउंटेंसी में जिन लोगों ने अकाउंटेंसी का क्लास किया होगा, मैनुअल अकाउंटिंग या फिर अकाउंट्स का क्लास कर रखा होगा, उन्हें ये बीआरएस अच्छे से पता होगा। बीआरएस यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और इसकी जरूरत तब होती है जब हमें अपने कैश बुक यानी हम जो भी कुछ कैश या बैंक की जो एंट्री करते हैं, कैश बुक में भी हम बैंक का एंट्री जो करते हैं, और वो बैंक की जो एंट्री होती है मीन्स ऐसे आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक ब्रीफ एक बीआरएस के बारे में मैं आपको बता दूं। बीआरएस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग अपने बैंक स्टेटमेंट को, जो हमारा बैंक अकाउंट होता है, जैसे सपोज करो हमारे कंपनी का एक बैंक अकाउंट है, एचडीएफसी बैंक अकाउंट। जैसा कि हम लोग टैली में जो हमने कंपनी बना रखा है पटना इंटरप्राइजेस, इसका अपना एक बैंक अकाउंट है, और उस बैंक अकाउंट, वो जो बैंक अकाउंट है वो क्या है, एचडीएफसी बैंक में है। ठीक है, उनका ये सारा बैंक डिटेल है हमारे पास। ठीक है, हमने रखा है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने कंपनी का सारा ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन है, जैसे पेमेंट का, रिसिप्ट का, ये सब ट्रांजेक्शन हम इधर कैश में करते हैं और चेक में करते हैं, या तो कैश या तो चेक में करते हैं। और इनकी एंट्री के लिए मैनुअल टाइप में, मैनुअल अकाउंटेंसी में एक कैश बुक प्रिपेयर किया जाता है, डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें डबल कॉलम कैश बुक में हम लोग कैश की एंट्री भी करते हैं, पेमेंट रिसिप्ट जो कैश में होता है वो, और जो भी पेमेंट रिसिप्ट चेक से होता है उसकी भी एंट्री करते हैं। तो उस कैश बुक में हमें कैश का अलग कॉलम रखना होता है और बैंक के लिए चेक के लिए बैंक का कॉलम अलग रखना होता है। तो उसको हम लोग बैंक बुक कहें या उसको हम लोग कैश विद बैंक बुक कहें, बैंक एंट्रीज कहें, तो वो एंट्री हमारे पास होती है एज अ जनरल रजिस्टर के रूप में, एज अ कैश बुक के रूप में। और सेम एंट्री जो हम चेक के थ्रू पेमेंट या रिसीव करते हैं, और जब वो चेक बैंक में डिपॉजिट होता है या वो मेरा चेक कोई पार्टी बैंक से विड्रॉल करता है अपना पैसा, तो वो हमारे बैंक अकाउंट में भी उसका एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जो हमें बैंक के द्वारा मिलता है, जिसे हम लोग बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर पीरियड का, जैसे हमने किसी एक मंथ का निकाला, जैसे सपोज हमारे पास, मैंने यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट बनाया ये 1 मई से 31 मई का है, 1 मई 2021 से 31 मई 2021। तो ये कोई पर्टिकुलर एक पीरियड, एक मंथ, एक क्वार्टर या एक 15 दिन का फोर्टनाइट पीरियड भी ले सकते हैं। और आपने बैंक में कितना सारा ट्रांजैक्शन करा है, बैंक से कितना आपने चेक डिपॉजिट करा है, कितना चेक आपने जो है आपके जो चेक है अकाउंट से विड्रॉल हुए हैं, वो सारा डिटेल ये स्टेटमेंट में आता है। और हमारे पास टैली में जो है ना, अब तो हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं, मैनुअल तो हमें कैश बुक रखना नहीं है, तो टैली में हमारे पास एक अकाउंट्स बुक होता है जो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके आप देखोगे, ये अकाउंट्स बुक में ये देखो कैश और बैंक बुक होता है। इस कैश और बैंक बुक में जब आप जाओगे तो आपको कैश का एंट्री अलग दिखेगा, कैश इन हैंड ग्रुप का, और बैंक का एंट्री सारा ये बैंक अकाउंट ग्रुप में अलग अलग दिखेगा, जो अलग अलग आपके बैंक्स होंगे। जैसे मेरे पास 3 बैंक है, तो सपोज हमें एचडीएफसी बैंक का सारा एंट्री देखना है कि हमने एचडीएफसी बैंक में कौन कौन सा चेक रिसीव किया है, और रिसीव करके उसको एचडीएफसी बैंक में डिपॉजिट किया है, और कौन कौन सा चेक हमने एचडीएफसी का किस किस पार्टी को या किस किस एक्सपेंस के लिए पेमेंट करा है, वो सब कुछ आप यहाँ एचडीएफसी बैंक के एंट्री में देख सकते हो। मई मंथ का देखना है तो हम यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, मंथ्स में। अब ये देखिए पूरा मई महीने का, मई मंथ का, फ्रॉम 1st to 31st मई का ये सारा एंट्री है, कौन पेमेंट हुआ, कॉन्ट्रा हुआ, रिसिप्ट हुआ, सारी एंट्री यहाँ पे हमारे पास। और हमारे पास यहाँ पे जो है ना, बैंक से मैंने मंगवाया एक स्टेटमेंट है, जो ये हमारे पास बैंक स्टेटमेंट भी है उस मंथ का, 1 मई से लेके और 31 मई तक। अब बीआरएस होता क्या है उस पे आते हैं। तो जब हम ये स्टेटमेंट निकलवाते हैं अपने बैंक से कि हमने जो ट्रांजैक्शन किया उसका रिकॉर्ड लाइए, और हमारे पास जो यहाँ पे बैंक बुक में जो स्टेटमेंट है उस पर्टिकुलर बैंक का, अब इन दोनों को मैच करते हैं। ठीक है, और मैच करने के बाद अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी एंट्री जो है वो क्या है कि हमारे मिस रहती है। जनरली मिस होता क्या है एंट्री, तो जैसे हमने कोई चेक अपने पार्टी को इशू किया सपोज 31 मई के डेट में, और हमने अपने कैश बुक में उसकी एंट्री ले ली, पेमेंट में हमने एंट्री कर दी कि हमने फलाने पार्टी को, XYZ पार्टी को इतने रुपए का चेक इशू कर दिया, पेमेंट कर दिया। हमारे बैंक से तो अमाउंट घट गया, और बैंक स्टेटमेंट जब आया तो दिखा कि 31 मई के डेट में वो चेक विड्रॉल हुआ ही नहीं है।
मे भी वो चेक हो सकता है, जून महीने में गया होगा बैंक में विड्रॉल। तो इससे क्या होगा कि हमारा बैंक बुक है जो टैली प्रोवाइड कर रहा है वो उसका अमाउंट और हमारा जो कैश बुक वो बैंक स्टेटमेंट आया एचडीएफसी की तरफ से उसके अमाउंट में क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं रीजन डिफरेंसेस के। हाँ, जैसे कोई पार्टी डायरेक्ट पेमेंट कर दिया होगा मेरे अकाउंट में, या हमने जो है वो किसी को बोला होगा बैंक बुक की पेमेंट कर दो और हमने अपने जो अकाउंटेंट से उसको अपने बैंक बुक में अपने पेमेंट में एंट्री करवाया ही नहीं। तो इन सब कारणों से ये डिफरेंस होता है। तो इन डिफरेंस को दूर करके और एक नया जो हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं बैंक स्टेटमेंट और बैंक बुक के हेल्प से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीआरएस कहते हैं। तो मैनुअल बीआरएस करना ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि वहां पे हमें मैनुअली बहुत सारी चीजों को जो अकाउंट्स कैश बुक से देख करके और बैंक स्टेटमेंट से देख करके बहुत सारे अमाउंट्स को हमें माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, बहुत सारे अमाउंट को हमें उसमें ऐड करना होता है। और ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कभी-कभी, जिसकी वजह से कंप्लीट बीआरएस, बिल्कुल एक्यूरेट बीआरएस बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है मैनुअली तौर पे अगर देखें तो। यहाँ टैली के अंदर ये सारा कुछ कंप्यूटराइज है, तो आपको बीआरएस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टैली में बीआरएस दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो अभी मैनुअल बीआरएस बनाएंगे जिसमें हम डेट वाइज अपना एंट्री मिलाते जाएंगे अपने बैंक स्टेटमेंट से और अपने ये बैंक की जो एंट्री हमने अपने टैली के अंदर करा है उससे। जो एंट्री हमारा दोनों में मैच करेगा उसमें हम बैंक डेट मेंशन करेंगे, अदरवाइज जो डेट मैच नहीं करेगा उसको उसमें डेट मेंशन नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा बीआरएस कंप्लीट हो जाएगा टैली के अंदर। टैली में दूसरा एक तरीका होता है, लेकिन वो तरीका आप एजुकेशन मोड में अप्लाई नहीं कर सकते। टैली क्या करता है कि जब आप लाइसेंस मोड टैली यूज करते हो तो उसमें टैली डॉटनेट फीचर आता है। उस डॉटनेट फीचर के हेल्प से आप अपने बैंक अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करके रखोगे और आप इंटरनेट बैंकिंग की मदद से अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट जो है ना वो डाउनलोड करोगे। टैली उसको क्या करेगा, उस स्टेटमेंट को डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेगा अपने फाइल में और उसको अपने बैंक स्टेट जो मैंने यहाँ पे ये ओपन कर रखा है ना बैंक अकाउंट का डिटेल जो भी बैंक की एंट्रीज है उसके साथ वो कंपेयर करके और ऑटोमेटिक आपका बीआरएस कंप्लीट करके देगा। तो ये जो बीआरएस होता है जो बिल्कुल फुल्ली ऑटोमेटिक होता है वो आप एजुकेशन मोड में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें टैली डॉटनेट फीचर एक्टिवेट नहीं होगा। फिर मुझे एक ओरिजिनल बैंक अकाउंट चाहिए, उसके लिए इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेशन होना चाहिए उसमें, और तब जाके वो हम डाउनलोड करेंगे और देन उसको हम कंपेयर करके बीआरएस ऑटोमेटिक तैयार करेंगे। तो ये तरीका है, अगर आप रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में जब आपको मिले मौका तो आप ये फुल्ली ऑटोमेटिक बीआरएस भी कर सकते हैं। अदरवाइज अभी जो मैं बीआरएस बताने जा रहा हूँ वो भी मतलब ऑटोमेटिक ही है, बस आपको डेट मेंशन करना है और बीआरएस का जो रिपोर्ट है वो माइनस होना प्लस होना वो ऑटोमेटिक डेबिट क्रेडिट अमाउंट के अकॉर्डिंग माइनस प्लस होता चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये हमने ओपन करा है बैंक स्टेटमेंट। ये हमारे टैली के द्वारा प्रोवाइड किया गया जो पेमेंट रिसीप्ट का डिटेल है कॉन्ट्रा का वो है, और हमारे पास यहाँ पे एक बैंक स्टेटमेंट है। तो ओपनिंग बैलेंस मिलाया अगर हम 1 मई का तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में क्या है, तो बैंक स्टेटमेंट में 51,000 है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस सॉरी ओपनिंग बैलेंस हमारा यहाँ देखिए, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये देखो ओपनिंग बैलेंस है ना 51,000, यानी दोनों मैच कर रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और बैंक स्टेटमेंट में देखते हैं 2 मई को क्या है, बीएसईबी बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को 3,545 रुपए का हमने एक पेमेंट करा था। ये बैंक स्टेटमेंट में डेबिट का मतलब है कि ये पेमेंट हुआ है और क्रेडिट का मतलब है कि ये आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, कैश आया है, ये पैसा आने का है क्रेडिट, और डेबिट पैसा आपके अकाउंट से जाने का होता है स्टेटमेंट में। और यहाँ पे देखो तो ये 51,000 रुपए था ओपनिंग, इसमें से 3,545 रुपए का पेड किया हमने बिजली बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक नंबर 520001 से। तो अमाउंट घट के क्या हो गया हमारे स्टेट बैंक में 47,455 का। अब ये अमाउंट मिल रहा है कि नहीं 3,545, जरा चेक करें। तो हमारे टैली में आते हैं, ये देखिए हमने पेमेंट करा था, ये रहा पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के रूप में 2 मई को 3,545 रुपए हमारे बुक में दिखेगा वो क्रेडिट साइड में, और बैंक स्टेटमेंट में कहां दिखेगा वो डेबिट साइड। ठीक है, उसके बाद अगला एक है चेक क्लियरेंस हुआ है, चेक नंबर 104500 3,60,000 रुपए का चेक से हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, यानी पैसा रिसीव हुआ है। तो हम अपने बैंक में देखें ये रिसीव हुआ 3,60,000 रुपए का, ये भी है हमारे पास, है ना। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखें तो हमें
हमने 22,000 रुपए का 22,000 का अमन ट्रेडर्स को क्या किया है, डेबिट यानी पेमेंट किया है चेक नंबर 520003 से। तो देखिए जरा ये 22,000 रुपए का है कि नहीं पेमेंट, ये रहा 22,000 रुपए का ये पेमेंट दिखा रहा है 31 मई को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला स्टेटमेंट है जिसमें 10,000 रुपए डेबिट हुआ है, फिर 8,000 रुपए भी डेबिट हुआ है, एक 2 तारीख को और एक 31 तारीख को, ठीक है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये मंथ्स जो है ना वो मिडिल में है और डेट स्टार्टिंग में है, ठीक है ना। 31 मई को भी एक विड्रॉल हुआ है 8,000 रुपए और 10,000 रुपए 2 मई को भी विड्रॉल हुआ है चेक नंबर इतने इतने से अकाउंट से। तो ये देखिए जरा, ये देखिए 10,000 रुपए एक विड्रॉल है 2 मई को और एक 8,000 रुपए का विड्रॉल दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है 31 मई को। उसके बाद इसमें आगे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 21,000 रुपए फिर से एक पेमेंट हुआ है एड एजेंसी को, ठीक है 31 तारीख को, सॉरी 21,000 रुपए वो यहाँ दिख रहा है, ये रहा है ना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के रूप में एड एजेंसी को पेड हुआ है। उसके बाद इसमें आगे है ये बैंक चार्जेस 125 रुपए, ये 125 रुपए जो बैंक चार्जेस है वो आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि बैंक चार्जेस बैंक के द्वारा डिडक्ट किया जाता है और वो एंट्री हम लोग हमने अपने टैली के अंदर कहीं पे भी पेमेंट के रूप में नहीं करा है कि हमने बैंक को कोई इतना रुपए का पेमेंट करा है। तो हमें पहले वो एक एंट्री करना पड़ेगा ना, वो एंट्री करने के लिए आप चाहें तो यहां से भी एंट्री कर सकते हैं। कैसे करोगे, तो आपको याद होगा मैंने वाउचर ऐड करने का स्टार्टिंग में एक शॉर्टकट बताया होगा, किसी को याद है क्या क्लास? ऑल्ट आई या ऑल्ट ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑल्ट ए का यूज करेंगे ना, ऑल्ट ए का। तो देखो ये पेमेंट वाउचर की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा। क्यों पेमेंट वाउचर ओपन हुआ, क्योंकि हमने यहाँ सेलेक्ट पेमेंट वाउचर करा हुआ है। हम जो वाउचर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो वही वाउचर जो है ना नया क्रिएशन के लिए एंट्री हो जाएगा। तो ये जो बैंक चार्जेस का जो अमाउंट है इसकी एंट्री आप लोग कैसे करोगे, अगर जनरल एंट्री करना हो बैंक चार्जेस के रूप में तो क्या करोगे एंट्री, बैंक चार्जेस अकाउंट डीआर, बैंक चार्जेस अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। अब जिस बैंक का चार्ज कटा है हम बैंक अकाउंट के जगह पे उस बैंक का नाम ले लेंगे। जैसे एचडीएफसी से कटा है तो टू एचडीएफसी बैंक अकाउंट ले सकते हैं, और जितने रुपए का चार्ज कटा है वो चार्ज यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। यही इनकेस सोचो कि ये बैंक चार्जेस की जगह बैंक इंटरेस्ट आया होता तो ठीक एंट्री इसका क्या हो जाता, उल्टा हो जाता, बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। और जो अमाउंट होता वो कर लेते। तो चलिए आइए टैली स्क्रीन पे, और ये पेमेंट वाउचर सेलेक्ट है, यहाँ से हमने प्रेस किया ऑल्ट ए, आगे ये पेमेंट वाउचर, और ये 31 मई के डेट में ही हमें लेना है। तो 31 मई है हमारा वाउचर डेट, एंटर करेंगे। एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा हमें बैंक चार्जेस के नाम से, और ये अंदर होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद कॉस्ट सेंटर यहाँ पे नो रखिएगा और इसे सेव करेंगे। कितने रुपए का चार्जेस कटा है, 125 रुपए का। तो यहाँ पे आप डालिए 125 रुपीज। फिर सीआर साइड में अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कीजिए जिससे चार्ज कटा है, एचडीएफसी बैंक अकाउंट, ठीक है। चेक नंबर यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ से चेक के जगह पे आप ले लीजिए अदर, ठीक है। तब भी चेक नंबर ले रहा है क्योंकि चेक रेंज यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको शो मोर करिए और यहाँ पे इसमें आप क्या ले सकते हैं, अदर ही रहने दीजिए और ये चेक नंबर हटा दीजिए। 31 मई को बीइंग बैंक चार्जेस डिडक्टेड, ठीक है, सेव हो गया। अब देखिए ये बैंक चार्जेस भी इसमें आ गया ना, तो यहां से आपने मिला लिया ना। अब देखो इसमें कौन सा अकाउंट, ये जो एक 48,000 का जो यहाँ दिख रहा है ना, ये आपके स्टेटमेंट में कहीं नहीं है, नहीं है ना, यानी बीआरएस में अभी उसकी एंट्री नहीं लेंगे। अब ये बीआरएस हम बनाएंगे कब, तो हमारा बैंक डेट क्या होगा, तो ये हम बीआरएस मंथ के एंड में बना सकते हैं या मंथ एंड के बाद, जैसे 1 जून को बना सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे हमने क्या लेना है, इसको बीआरएस में चेंज करने के लिए, यानी इसको रिकाउंसिल स्टेटमेंट बनाने के लिए करेंगे क्या, वापस एक बार स्टेप देखते हैं हम लोग। सबसे पहले 2 तरीका है बीआरएस करने का टैली के अंदर। एक तो है कि आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाइए गेटवे टैली से, फिर अकाउंट बुक्स में जाइए और फिर कैश और बैंक बुक ओपन कीजिए। यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट कीजिए जिस बैंक का रिकॉन्सिलेशन करना है, देन उसके बाद मंथ सेलेक्ट कीजिए जिस मंथ का भी रिकॉन्सिलेशन है। उसके बाद आप कीबोर्ड से ऑल्ट आर प्रेस कर सकते हो रिकॉन्सिलेशन के लिए, ऑल्ट आर, या फिर आप यहाँ पे देखिए ये रिकॉन्सिल बटन है,
आप यहाँ से रिकाउंसिल बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। तो देखो ये रिकाउंसिलेशन का विंडो ओपन हो गया इसी में, और यहाँ पे बैंक डेट का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे देखिए सारे चेक डेट चेक नंबर्स सारे आ गए ना, किस किस चेक से कौन सा एंट्री हुआ है। अब इससे आसानी से आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट से चेक नंबर भी मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है बीआरएस करने का। अब जो जो बैंक स्टेटमेंट में एंट्री मिल रहा है आपके इस बैंक बुक से, जिस डेट में बैंक में जो भी डेट है, जैसे बैंक में यहाँ दो में है तो आपको यहाँ पे इसमें भी बैंक डेट यहाँ पे 2 में मेंशन कीजिएगा। जैसे जैसे बैंक डेट मेंशन करते जाएंगे बीआरएस आपका ऑटोमेटेड क्रिएट होता जाएगा। तो ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है, यहां से आप बीआरएस कर सकते हो। इससे भी आसान तरीका है कि आप डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ पे देखिए बैंकिंग ऑप्शन, ठीक है, बैंकिंग ऑप्शन में जाइए और यहां से सेलेक्ट कीजिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे आपसे पूछेगा कि किस बैंक अकाउंट का रिकॉन्सिलिएशन करना है, तो आप वहां से सेलेक्ट कर लीजिए अपना बैंक अकाउंट और देन डायरेक्ट आपका रिकॉन्सिलिएशन आ जाएगा। अब मुझे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मैच कर रहा है तो यहाँ पे कब 2 मई, यहाँ पे 2 मई डालिए। ठीक है, देखिए अभी इसके डेट डालने से क्या फर्क पड़ेगा वो देखो, ये डेट मिटा दिया मैंने पहले। अभी देखो यहाँ पे अमाउंट ओपनिंग बैलेंस दे रहा है 51,000 और ये डिफरेंस दिख रहा है ना आपको ये बैलेंस का। जैसे जैसे यहाँ पे डेट मेंशन होता जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने करा 2/5, देखिए ये बैलेंस चेंज होता जा रहा है क्या, वो ना बैलेंस चेंज। फिर ये 3,60,000 का ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपका कह रहा है कि अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, तो इसको जैसे ही आप डालोगे 2 में, देखिए ये बैंक में रिफ्लेक्ट कर गया ना 3,60,000 रुपए का, और ये अमाउंट देखो माइनस हो गया, घट गया ना। अब उसके बाद ये कैश इन हैंड क्या हुआ है, विड्रॉल हुआ था कितने का, 10,000 बिल्कुल हुआ था, कितने तारीख को, 2 तारीख को। बैंक डेट और नॉट बी लोअर देन इंस्ट्रूमेंट डेट, इंस्ट्रूमेंट डेट क्या है इसमें 31 तारीख है, और ये बैंक डेट हम 2 तारीख दे रहे हैं, नहीं सॉरी ये 31 तारीख को हुआ था तो 31 तारीख ही ले लेंगे, 31 में। उसके बाद ये 22 तारीख वाला ये भी 31 में का है। ठीक है, ये इसका एंट्री नहीं है अभी, ये 48,000 का हमारे स्टेटमेंट में कहीं नहीं मिल रहा है ना, 48,000 ना डेबिट में कहीं है ना ही कहीं क्रेडिट में है, तो उसको रिकॉन्सिलेशन में नहीं लेंगे हम। आगे आते हैं कैश इन हैंड, ये 8,000 रुपया विड्रॉल हुआ था 2 तारीख 31 तारीख को, ये 31 मई के डेट में। ये 1 जुलाई का है, 1 जुलाई से तो हमें मतलब नहीं है। ये देखो यहाँ इसलिए ये सारे आ रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पे पीरियड देखो 1 से लेकर 1 अप्रैल से 2 जुलाई तक है, हमको तो मई का करना है, तो यहाँ पे F2 प्रेस कीजिए और ये कर लीजिए डेट चेंज 1/5 से 31/5। अब देखिए वो सारे एंट्री अलग अलग जो और आ रहे थे वो हट गए, अब सिर्फ मई का है। अब फिर से वापस से करना पड़ेगा हमें, ये 2 मई को मिल रहा था, ये भी 2 मई को था, ये 31 मई को है, ये भी 31 मई को है, और ये एंट्री नहीं है तो इसको स्किप करेंगे, ये भी 31 मई को है। ये 1 जुलाई का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, अच्छा डेट इंस्ट्रूमेंट डेट 1 जुलाई है, लेकिन मेरे ये गलती से इसका एंट्री गलत है, मैंने एंट्री में वो शायद चेक डेट गलत से डाल दिया था, ये 1 मई का ही होगा। ठीक है, लेकिन इसको पहले हमें सही करना पड़ेगा, तो इसको भी अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बैंक चार्जेस हाँ मिल चुका है, तो ये 31 मई का आया। अब जैसे ही आप इसे यस करोगे उससे पहले आप देख लो बैलेंस का डिफरेंस क्या गया, क्रेडिट साइड में 21,000 का डिफरेंस हो रहा है क्योंकि 21,000 का हमने अभी रिकाउंसिल नहीं किया है, और डेबिट में ये 48,000 का हो रहा है डिफरेंस। टोटल ये बैलेंस आ गया 3,94,000 होना चाहिए था, 3,67,330 हो रहा है। इन डिफरेंस को जोड़ देंगे तो ये अमाउंट दोनों बराबर हो जाएगा। रिकॉन्सिलेशन में तो यही होता है ना बैंक बीआरएस में, कि आपका बैंक स्टेटमेंट जो बैंक से आया है और आपके पास जो बैंक का एंट्री है वो दोनों का अमाउंट क्लोजिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये सेम नहीं होगा अभी, लेकिन इसको आप सेव कर दीजिए। अब ये रिकाउंसिल हो गया ना, अब रिकाउंसिलेशन के बाद दोबारा आप जाओगे रिकाउंसिलेशन करने इसका, तो आपको देखो ये फिर से मिल रहा है, आप F2 प्रेस करो, 1/5 से 31/5 का आप देखोगे स्टेटमेंट, तो बस ये 2 अकाउंट है, जो 2 एंट्री है जो रिकाउंसिलेशन के लिए रह गया है। अब आप चाहते हो कि हम यहाँ जो रिकाउंसिल हो चुका है वो भी देखना चाहते हैं इसमें मई मंथ का, तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे ये जाना होगा, ये क्या है ये एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाने से नहीं होगा, सॉरी वाउचर बेसिस ऑफ, यहीं पे ये देखो बेसिस ऑफ वैल्यू है ना, यहाँ पे जाओगे या इसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस कर सकते हो। अब यहाँ दिखा रहा है टाइप ऑफ वाउचर एंट्री ऑल, और यहाँ नीचे दूसरा ऑप्शन है, ये एरो की से ऊपर नीचे करना है, एंटर नहीं करना है, यहाँ पे
एरो की से ऊपर नीचे करना है, अप डाउन एरो की से। अब यहाँ पे तो देखो ऑप्शन क्या है, इंक्लूड रिकाउंसिल ट्रांजेक्शन, ये नो है, यानी रिकाउंसिल ट्रांजेक्शन को ये नहीं दिखा रहा। इसे आप एंटर की प्रेस करके यस कर लीजिए, कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, देन देखो जो जो रिकाउंसिल हो गया है वो भी दिखने लगा बैंक डेट के साथ, और जो नहीं हुआ रिकाउंसिल वो भी दिख रहा है। चलिए रिकाउंसिल अब दोबारा हम करेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले एक डे बुक में जाते हैं और एक 31 मई का जो पेमेंट का एंट्री 21,000 का 21,000, ये इसमें ना हम लोग जो चेक डेट है वो चेंज कर लेते हैं। चेक डेट इसका 31 मई करके इसे सेव कर लिया, और अब रिकॉन्सिलेशन आप कहीं से भी कर सकते हो, या तो बैंकिंग से या तो फिर डिस्प्ले रिपोर्ट से जाके जहां आएंगे बैंकिंग रिकॉन्सिलेशन एचडीएफसी बैंक, और ऑल्ट F2 प्रेस करके आप यहाँ पे डेट ले लीजिए 1 मई से 31 मई का। अब देन अब 48,000 का तो है ही नहीं, इसका तो अब आ रहा है ना, इसका भी आप कर लीजिए रिकॉन्सिलेशन। और जब ये रिकॉन्सिलेशन कर लेंगे तो आप देखो ये 48,000 का छोड़ के बाकी मिल गया ना। तो अगर ये देखो 3,46,330 में अगर ये 48,000 ऐड कर लोगे तो आपका ये बैंक बैलेंस के बराबर हो जाएगा ना अमाउंट। ये इस तरह से आप रिकॉन्सिलेशन आप सेव कर लीजिए। ऐसे करके ये बीआरएस आप आसानी से टैली के अंदर कर सकते हैं। बस आपके पास क्या होना चाहिए, तो इस तरह का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, सही तरीके से आपको डेबिट क्रेडिट मिलाना होगा, और देन आप अपने बैंकिंग या फिर डिस्प्ले मोड रिपोर्ट से और बैंक कैश बैंक बुक से जाके और ये आप बीआरएस कंफर्म कर सकते हैं। दोबारा अगर किसी को दिखाना है कि अच्छा क्या क्या बीआरएस में रिकॉर्ड हुआ जरा दिखाना स्टेटमेंट, तो आप क्या करोगे, बैंकिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन, बैंक नेम सेलेक्ट करोगे, ऑल्ट F2 करके यहाँ पे आप जिस मंथ का रिकॉन्सिलेशन किए वो मंथ डेट ले लोगे, और देन कंट्रोल B प्रेस करोगे, और यहाँ से ये जो इंक्लूड रिकॉन्सिल ट्रांजेक्शन ऑप्शन है इसे यस कर लेंगे, कंट्रोल A, एंड देन ये दिखा दो कि देखिए ये सारा रिकॉन्सिल हो चुका है, बस ये एक जो अमाउंट है ये अभी तक नहीं मिला। ठीक है, इस तरीके से ये बीआरएस आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। ओके, हाँ 2 तारीख अगर कुछ चेक इशू करते हैं, हाँ हाँ, और बैंक डेट अगर 31 तारीख का डालते हैं, हाँ तो वो एक्सेप्ट तो करेगा, लेकिन वो बताएगा एक एरर मैसेज देगा, जैसे अभी दे रहा था ना एक एरर मैसेज, जैसे हमारे पास ये 31 मई का है, अब मान लेते हैं हमने इसमें दे दिया 2 मई का हमारा बैंक, तो ये देखो देखा बैंक डेट कैन नॉट बी लोअर देन इंस्ट्रूमेंट डेट, मतलब इंस्ट्रूमेंट डेट यानी चेक डेट से आप बैंक डेट, हाँ इंस्ट्रूमेंट डेट का मतलब होता है चेक डेट, इंस्ट्रूमेंट नंबर का मतलब है चेक नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट का मतलब होता है चेक डेट। ठीक है, तो चेक डेट आपने 31 तारीख का चेक दिया है तो 2 मई को तो ऑलरेडी क्लियर होगा ही नहीं, क्योंकि बैंक तो जो आपका प्री डेट चेक लेता ही नहीं है। बैंक को हमेशा या तो करेंट डेट चाहिए या तो, ठीक है सॉरी, पोस्ट डेटेड चेक लेता ही नहीं है ना, वो पोस्ट डेटेड के लिए रुकेगा, बोले 31 मई का डेट है चेक है, आप 2 मई को तो क्लियर करेगा नहीं बैंक, वो या तो 31 मई को करेगा या 31 मई के बाद करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बीआरएस अगर डेट देते हैं तो फिर डेट कौन सा रह जाएगा, 2 जून रहेगा। अगर हमने वाउचर एंट्री करते वक्त इंस्ट्रूमेंट चेक नंबर और चेक डेट अगर हमने दिया होगा 2 जून का, ठीक है, और हमने उसका पेमेंट दिखाया होगा 31 मई का, ठीक है, तो यहाँ हमें पेमेंट डेट दिखाएगा 31 मई, लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट में दिखाएगा वो 2 जून। अब आपको मई मंथ का अगर करना है तो मई मंथ में तो वो पेमेंट दिखाएगा, लेकिन बैंक स्टेटमेंट जब मई मंथ का निकालिएगा तो आपको ये एंट्री वहां पे जून वाले में दिखेगा, मई में दिखेगा नहीं, तो आप इसको बीआरएस यहाँ नहीं करेंगे, फिर इसका बीआरएस आप नेक्स्ट मंथ वाले स्टेटमेंट के साथ करेंगे। ठीक है, तो आपको वो जब भी करना है, तो मैंने बीआरएस का कोई टाइम पीरियड होता नहीं, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर पीरियड लेना पड़ेगा कि हमारे पास जैसे 15 दिन पे हम बीआरएस करें या मंथली करें या क्वार्टरली करें या हाफ ईयरली करें, वो हमारे ऊपर। सर डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, जैसे मान चलिए कि 31 तारीख को हम पेमेंट किए, हाँ हाँ, लेकिन वो चेक जो है 2 जून को क्लियर हो, हाँ डायरेक्ट हम 2 जून डेट चेंज नहीं कर सकते। हम यहाँ 2 जून डाल सकते हैं, जैसे बैंक डेट यहाँ 2 जून डाल दीजिए, ठीक है, जैसे 2 जून आपने डाला तो ये ले लेगा, ठीक है, और ये बीआरएस भी आपका आप करोगे ना तो देखो ब्लैंक हो जाएगा। आप जाके देखिए आपके पास अब मई मंथ का जो है आप देखोगे कुछ भी वैल्यू नहीं, ये दिखाएगा कि मई मंथ का, अभी देखो ये बीआरएस का डेट तो ले लिया, लेकिन ये जून महीने का है और हम बीआरएस मई मंथ का ही स्टेटमेंट से कर रहे हैं ना, तो ये अभी भी क्या रहेगा, ये डिफर रहेगा, क्योंकि जब जून मंथ आएगा ना तब इसका उसमें एंट्री होगी, क्योंकि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट मई मंथ तक का ही है। ठीक है ना, तो हम अगर मई मंथ का अगर बीआरएस कर रहे हैं तो फिर इसका अगर वो चेक जून में क्लियर हुआ है, हमने भले ही हमने वो चेक
मई डेट का ही दिया था, मई मंथ्स का ही दिया था, लेकिन वो मई मंथ्स में अकाउंट्स में मेरे हिट ही नहीं किया, विड्रॉल नहीं कराया गया, तो हम बीआरएस बनाते वक्त उसका एंट्री इसमें नहीं लेंगे, उसको फिर हम स्टे रखेंगे। अगले मंथ जब बनाएंगे तो हम देखेंगे अच्छा पिछले महीने का यहाँ आ रहा है, तो हम उसके हिसाब से अब जब अगले महीने में जब हम करेंगे ना, अब जैसे इसमें एक करके देखे, जैसे इस एंट्री को हम लोग ना चेक डेट इसका 31 मई से हम 2 जून कर देते हैं। ईयर चेंज हो जाएगा तो फिर बीआरएस करते वक्त तो फिर हमारा टैली के अंदर हाँ 31 मार्च को दिए और वो अप्रैल में जाके हुआ, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा फिर, तो उस कंडीशन में हमें अपना वो मार्च तक का जो हमारा होगा वो बीआरएस बनाएंगे और उस बीआरएस को साथ रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम जब अप्रैल का बनाएंगे ना तो उसको अप्रैल का बीआरएस को मार्च के बीआरएस के साथ हम कनेक्ट करेंगे और उससे जाके कंपेयर करेंगे और हमें फिर अप्रैल का बैंक स्टेटमेंट भी रखना है, तीनों के साथ करके और तब हमें वो बीआरएस करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी तो फिर चेंज हो जाएगा, कंपनी चेंज नहीं होगा, फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा। तो हमारे पास फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है जब भी ना टैली में हम नया कंपनी बनाने की जरूरत नहीं होती, हम अपना पीरियड चेंज कर लेंगे। यहाँ पे ऑल्ट जैसे ही हम फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा, जैसे अभी देखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, जैसे ही चेंज होगा ना तो अब यहाँ पे 1 अप्रैल 22 और 31 मार्च 23 कर लेंगे, तो हमारे पास वो डेटा उस पीरियड का दिखाना शुरू होगा। और जब भी हमें पिछले फाइनेंशियल ईयर का देखना होगा तो ये ऑल्ट F2 करके जैसे ही हम वापस से 1 अप्रैल 2021 और 21/3/2022 करेंगे तो उसका डेटा हमारे पास आ जाएगा। और देन उसके बाद हमें फिर वहां पे थोड़ा सा क्या करना होगा, आपको रिपोर्ट एक्सेल में लेना पड़ेगा, बीआरएस का वो एक्सपोर्ट कर लेना पड़ेगा मैच करने के लिए, और देन उसके बाद वो दिखाना। ये कंडीशन फाइनेंशियल ईयर के केस में भी हो सकता है, ये कंडीशन हर मंथ में भी हो सकता है आपके साथ, पिछले मंथ का ट्रांजेक्शन इस मंथ में विड्रॉल हो रहा है, ये सब चीजें हर बार आएगी। तो बीआरएस बनाते वक्त थोड़ा सा सावधानी आपको केयरफुल रहना पड़ता है और ये डेट वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, चलिए तो ये बीआरएस हमने कर लिया, तो आप लोग भी इसको देखेंगे और बीआरएस को करने के लिए ना पहले मैनुअल बीआरएस को एक बार जरूर आप लोग समझ लेंगे, देन उसके बाद एक्सेल में बीआरएस करना आप लोग आसान ही है। ठीक है, फिर तो ये बीआरएस का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टेलीफाइन के नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।